नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने कारक प्रकरण को यूँ कहें कि जितना हमारे पाठ्यक्रम में उतना हमने पढ़ा था। जब हमने कारक प्रकरण पढ़ लिया तो इसी के साथ हमारे यूँ समझिए कुछ हमारे अशुद्धियों से संबंधित निवारण भी हो गया और लेकिन हमारे सामने कुछ दुविधा यह है कि अब हम लोग जो हम अनुवाद बनाते हैं वो कार्य कैसे करें। तो उस अनुवाद से संबंधित हम चर्चा करते हैं और उस अनुवाद से संबंधित चर्चा करें, यानी किसी भी भाषा को आप यदि किसी भी भाषा में आप किसी भाषा को किसी भी भाषा में अनुवादित करोगे तो उसी के लिए कुछ नियमावली है, उस नियमावली का हमें ध्यान रखना होता है। अब हम उस नियमावली की बात करें तो ध्यान देना, अब हम बात कर रहे हैं जिसकी उसका नाम है अनुवाद। क्या नाम है? अनुवाद। अनुवाद का मतलब क्या होता है? देखो, इसी शब्द की बात करें तो इसी शब्द में एक ध्यान दे, एक तो उपसर्ग दिखाई दे रहा है अनु, और एक यूं कहे एक उपसर्ग है जिसका नाम है अनु। यह क्या है? अनु उपसर्ग है, ठीक है। एक यहां देखिए धातु है जिसका नाम है वद धातु। धातु का नाम है वद धातु और इस वद धातु का मतलब होता है बोलना। तो ये क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। अब एक उपसर्ग है जिसकी बात करें जिसका नाम है घय। घय का उपसर्ग है, घय की हो गई इस संज्ञा, यहाँ की इस संज्ञा हो गई, बच गया है। तो ये क्या है? सॉरी, घय क्या है? एक प्रत्यय है। घय क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। इन तीन चीजों से मिलकर के बना हमारा ये जो शब्द है अनुवाद। शब्द क्या बना है? अनुवाद। अनु उपसर्ग वद धातु और घय प्रत्यय से एक शब्द बनता है जिसका नाम है अनुवाद। शब्द का नाम क्या है? अनुवाद। अनु में ये अनु क्या है? उपसर्ग। वद का मतलब है एक धातु और घय क्या है? प्रत्यय। घय में घय की हो गई इत संज्ञा। घय की क्या हो गई? इत संज्ञा। जब घय की इत संज्ञा हो गई और यहाँ की इत संज्ञा हो गई तो बच गया हमारे सामने ए। इसको जब मिला करके लिखते हैं तो अनुवद और ए मिलाएंगे वद, और वद का क्या हो जाएगा? इसकी क्या हो जाएगी? उपधा की वृद्धि हो जाती है और उपधा की ए की वृद्धि होती है तो क्या बन जाता है? आ, और शब्द क्या बन जाता है हमारा? अनुवाद। अनुवाद। अनुवाद जो शब्द बनता है इसका मतलब होता है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। अनु का मतलब होता है पीछे और वद का मतलब होता है बोलना। वद का मतलब क्या होता है? वद का मतलब होता है वाद। वद यानी होता है बोलना। अब बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि एक भाषा के पीछे पीछे यदि कोई बोलता है, यानी भाषा का जो पीछे पीछे का मतलब यहाँ यह है कि यदि किसी भाषा को परिवर्तित करके बोलना, यानी उसके विपरीत, जैसे हमने किसी भाषा को हिंदी में पढ़ा उसको संस्कृत में बोलना, वो क्या कहलाता है? उसके पीछे, यानी हिंदी पढ़ी उसके बाद संस्कृत नहीं, संस्कृत को हिंदी में हमने पढ़ा तो वो क्या कहलाएगा? अनुवाद कहलाएगा। अनुवाद का मतलब होता है भाषा को रूपांतरित करना। किसी भी भाषा का में जो अनुवाद होता है वह क्या कहता है? अनुवाद जो होता है रूपांतरित होता है। तो ये हम जो इस बारे में चर्चा करने वाले हैं अनुवाद, और जब हम अनुवाद पढ़ लेंगे तो अनुवाद पढ़ने के बाद हमारा जो कार्य है वो कौन सा? अशुद्धि संशोधन का। यानी अशुद्धि, यानी अशुद्धियों को हम क्या करने लग जाएंगे? संशोधित करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? अशुद्धि संशोधन का कार्य हमारा होगा। किसको पढ़ने से? कारक हमने पढ़ लिया, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अनुवाद। इसके नियमों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो हमारी अशुद्धियों का क्या हो जाएगा? निवारण हो जाएगा। मित्रों, थोड़ा समझने का प्रयास करना। अब हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वह है अनुवाद, और यूं समझिए कि ये किसी भी वाक्य में लिखा गया है संस्कृत में एक तिंग वाक्यम। क्या लिखा गया है? एक तिंग वाक्यम। इसका मतलब ये हुआ संस्कृत में लिखा गया है। वाक्य क्या होता है? सबसे पहले तो देखो वाक्य क्या होता है। वाक्य क्या होता है, इसके लिए लिखा गया है एक तिंग वाक्यम। एक तिंग वाक्य। वाक्य क्या होता है? जिसमें एक तिंग हो। देखो क्या लिखा गया है? एक, जिस वाक्य, यानी वाक्य वह होता है जिसमें एक तिंग होता है, वह वाक्य कहलाता है। वह वाक्य
कहलाता है। वह क्या कहलाता है भाई? वाक्य कहलाता है, जिसमें क्या होता है? एक तिंग। अब देखो तिंग, तिंग का मतलब होता है, अब तिंग का मतलब यहाँ होता है धातु, और संस्कृत में लिखा है तिंग का मतलब तिंग, ती से लेकर ng तक। तो यहाँ इसको हम कहे तिंग से तात्पर्य हो गया धातु। तिंग बराबर क्या होता है भाई? धातु। और धातु को मतलब हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। धातु का मतलब क्रिया। यदि किसी वाक्य वह कहलाएगा जिसमें कम से कम एक क्रिया हो। जब तक कोई क्रिया नहीं होती है वह वाक्य नहीं कहलाता है। क्या नहीं कहलाता है? वाक्य। तो वाक्य बनाने के लिए हमें कम से कम क्या लगानी पड़ती है? क्रिया, जिसको हम कहते हैं धातु, और धातु को कहते हैं तिंग। क्या कहते हैं? तिंग। तिंग इसलिए कहते हैं कि तिप तस्जी सिप तस्थ मिप वस मस्त आताम झ था साताम ध्वम इट वही मंग, यानी ती से लेकर के ng तक जो एक प्रत्याहार है जिसका नाम है तिंग प्रत्याहार। तो तिंग का मतलब हुआ धातु, और धातु का मतलब हुआ क्रिया। यानी वाक्य को बनाने के लिए हमें कम से कम किसी एक क्रिया को लगाना आवश्यक है। जब किसी वाक्य में वाक्य वही होगा जिसमें कम से कम क्या हो? एक क्रिया हो। यह क्रिया, अब जब देखो एक वाक्य, जब वो कोई वाक्य होता है उस वाक्य में कम से कम तीन चीजें थी आवश्यक हो गई। एक तो कर्ता, एक कोई ना कोई कर्म कहें, या यूं समझिए आप, तो दो चीज तो महत्वपूर्ण होती है क्रिया। दो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिसकी आवश्यकता होती है वह होती है एक तो कर्ता की, और एक होती है क्रिया की। किसकी होती है भाई? कर्ता की और क्रिया की। अब ये समझिए, एक तो हो गया कर्ता और एक हो गया क्रिया। इस कर्ता और क्रिया के अनुसार ही वाक्य का निर्धारण होता है। जो कर्ता होता है उसके अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है, क्रिया के अनुसार किसका निर्धारण होता है? कर्ता का निर्धारण होता है। सामान्यतः कुछ बात समझने का प्रयास करें, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि संस्कृत जो भाषा है, इस संस्कृत भाषा में मैं बात करूं, यानी संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा में तीन पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं भाई? तीन पुरुष होते हैं। यानी जो कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं इन्हें हम कह सकते हैं कर्ता के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत भाषा में तीन पुरुष होते हैं जो कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो कर्ता के रूप में क्या होते हैं भाई? प्रयुक्त होते हैं। अब पुरुष का मतलब यह है कि हमारे वाक्य में जो कर्ता होता है उस कर्ता, वह कर्ता तीन प्रकार का होता है। अब तीन प्रकार कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो एक तो हो गया प्रथम पुरुष। एक तो कौन सा हो गया भाई? प्रथम पुरुष। ठीक है। एक हो गया हमारा मध्यम पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक हो गया उत्तम पुरुष। पुरुष कितने हो गए? तीन। पुरुष का मतलब यहाँ कर्ता से है, और कर्ता का मतलब यहाँ कर्ता जितने प्रकार के होंगे तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के, या उत्तम पुरुष के। इस प्रथम पुरुष का एक अन्य नाम है जिसे हम कह सकते हैं अन्य पुरुष। अब इसके पीछे कारण क्या है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा इसलिए करेंगे, देखो पुरुष कितने हो गए? तीन। पुरुष कितने हो गए? तीन। और उनमें एक हो गया प्रथम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक उत्तम पुरुष। इस प्रथम पुरुष को क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्यों कहते हैं? देखो ये जो मध्यम पुरुष होता है ये होता है उत्तम पुरुष। इसमें थोड़ा अन्य इसलिए कहा गया है, जो उत्तम होता है वो उत्तम किसको माना गया है? यहाँ स्वयं को माना गया है। इसमें आप लोग पढ़ते हैं शब्द रूप, इसमें होता है अस्मद। क्या होता है? अस्मद। और जो स्वयं के लिए होता है वो उत्तम होता है। यानी व्यक्ति स्वयं को यूं समझिए आप तो कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को चाहे कैसा ही हो अपने आप को क्या मानता है? उत्तम मानता है। क्या मानता है? उत्तम मानता है। तो उत्तम पुरुष को क्या हो गया? स्वयं के लिए। युष्मत होता है तुम्हारे लिए, सामने वाले के लिए। तो इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, युष्मत शब्द। युष्मत। अब बताओ, मैं स्वयं, सामने वाला, इसके अलावा जो अन्य बच गए लोग, जो भी अन्य लोग हैं वो सब क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहलाएंगे। पुरुष कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। तो हमारा जो कर्ता हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्ता, वह जो कर्ता एक तो होता है स्वयं के लिए, मैं उत्तम हो गया, सामने वाला हो गया युष्मत, और अन्य है यानी जो दिखाई हमारे सामने नहीं है, किसी दूर व्यक्ति है, कोई अन्य व्यक्ति है, वह क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। और अन्य को हम क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष भी कहते हैं। ठीक है। ध्यान दे, भाषा में यहाँ जो संस्कृत भाषा है इस भाषा की बात करें तो भाषा में कितने पुरुष हो गए? तीन पुरुष हो गए। ऐसे पुरुष होते हैं वचन। अब यहाँ एक वचन होता है व्यचन।
संस्कृत भाषा में जिसका वचन का प्रयोग किया जाता है यह वचन भी 3 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। कितने होते हैं वचन? 3। वचन का मतलब एक के लिए एक का प्रयोग होता है, 2 के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है, 2 से ज्यादा के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। एक होता है हमारा वचन, पुरुष का जो वचन होगा उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं। एक तो होता है कौन सा? एक वचन, एक होता है द्विवचन और एक होता है बहुवचन। वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होता है? एक वचन एक के लिए, 1 से लेकर 2 तक यानी 2 के लिए द्विवचन, और 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए या किसी भी चीज के लिए, वस्तुओं के लिए, किसी भी अन्य वस्तु सामग्री के लिए बहुवचन होता है। वचन कितने हो गए? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बात करें लिंग की, यानी अनुवाद को जानने के लिए इन चीजों को जानना आवश्यक है। पुरुष कितने पुरुष हो गए? 3। वचन कितने हो गए? 3। अब बात करें लिंग की। बात किसकी कर रहे हैं? लिंग की। और तो लिंग भी संस्कृत भाषा में जिसका प्रयोग किया जाता है वह कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो पुल्लिंग के लिए जो प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं पुल्लिंग। कौन सा है? पुल्लिंग। दूसरे नंबर पे है एक स्त्रीलिंग। कौन सा है? स्त्रीलिंग। और एक हो गया कौन सा? नपुंसकलिंग। लिंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के लिए जिस प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं पुल्लिंग, स्त्रियों के लिए जो प्रयुक्त होता है उसे स्त्रीलिंग, और जो इन दोनों से जो विपरीत है, अन्य है, अतः नपुंसकलिंग, जिनका कोई लिंग नहीं होता। कहने का मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लिंग कितने हो गए? 3 प्रकार के हो गए। ठीक है। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। अब मैं ये कहूं कि यदि कोई पुरुष, जिसकी हम बात कर रहे थे कर्ता, अब यहां एक कर्ता हो गया, तो कर्ता एक तो जैसे मान लो पुल्लिंग का हो गया, स्त्रीलिंग का हो गया, नपुंसकलिंग का हो गया। कर्ता एक हो गया, 2 हो गए या बहुत सारे हो गए। कर्ता यहाँ पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है। ये सब क्या है? अपने आप में कर्ता है। तो जो पुरुष का कर्ता वचन होता है या वचन के अनुसार होता है, वैसे ही एक क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। किसी भी क्रिया को समझने के लिए एक बात बहुत जानना आवश्यक है कि उसके पुरुष को यानी उसके कर्ता को जानना आवश्यक है। तो मैं ये कहूं, अब हम बात करें क्रिया की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया जो है उसे धातु कहते हैं, और धातु के लिए हमने तिंग प्रत्यार की अभी चर्चा करी थी। जो क्रिया होती है, तो क्रिया क्या होगी कि किसी मतलब जो पुरुष वह जो वचन जिस पुरुष अभी बात करी थी पुरुष की, कितने पुरुष हो गए? 3। जिस पुरुष वह वचन का कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। अब देखिए, जिस पुरुष वह वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष वह वचन की क्रिया होगी। क्या होगी भाई? क्रिया होगी। जिस पुरुष वह वचन का कर्ता होता है, जो कर्ता में जो पुरुष वह वचन आएगा वही किस में आएगा? क्रिया में होगा। तो यूं समझिए, कर्ता में जो, जैसे इधर कर्ता है, ठीक है, और इधर क्या है? क्रिया है। तो यहाँ जो कर्ता यानी जो पुरुष, ठीक है, जैसे प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष होगा। ठीक है। यदि इधर पुरुष की बात करें, ठीक है, ये तो पुरुष आ गया। यदि बात करें वचन की, क्या बात करें? वचन की, तो वचन कितने हो गए? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कि जो पुरुष कर्ता वह इनका होगा, कर्ता का होगा। जो वचन कर्ता का होगा वही किसका होगा? क्रिया का होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस पुरुष में वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष में वचन की क्या होती है? क्रिया। बहुत सामान्य बात है, लेकिन हम लोग कई बार बहुत दुविधा में रहते हैं। हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन ये समझ में आता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। इसलिए थोड़ा इसका समझना आवश्यक है कि जो पुरुष कितने हो गए? 3। अच्छा, वचन कितने हो गए? 3। तो जो वचन कर्ता का होता है वही पुरुष, वही वचन किसका होगा? क्रिया का होगा। ठीक है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक चार्ट बनाता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे इसको समझने के लिए हमें, जैसे मान लो इसको अलग अलग भागों में बांट लिया। बात करें जैसे एक वचन,
एक होता है द्विवचन और एक होता है बहुवचन। वचन कितने हो गए थे? 3। वचन कितने हो गए थे? 3। ठीक है, अब बात करें जैसे वचन हो गए हमारे, इसके अलावा एक होता है पुरुष। क्या होता है? पुरुष। अब पुरुष कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं पुरुष की बात करें तो? अब एक पुरुष होता है जिसका नाम है प्रथम पुरुष। क्या नाम है? प्रथम पुरुष। एक होता है कौन सा? मध्यम पुरुष। और एक होता है कौन सा? उत्तम पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? पुरुष भी 3 ही होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अभी हमने चर्चा करी थी अन्य के लिए प्रथम पुरुष होता है, इसलिए इसका एक नाम और होगा, इसे कह सकते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, अब थोड़ा समझे। अब यहां देखिए प्रथम पुरुष कितने भागों में बट गया? 3 भागों में, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। यह पुरुष कितने भागों में बट गया? 3 में। कौन कौन से में? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यह भी कितने में बट गया? 3 में। और यह भी कितने में हो गया? 3 में। अब मैं आप लोग समझने का प्रयास करना कि अब इसको अलग अलग ऐसे मान लो कि हमने इसको 9 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 9 में। देखिए कैसे कैसे बट गए। प्रथम पुरुष के 3 वचन हो गए, मध्यम के 3 हो गए, उत्तम के भी कितने हो गए? 3 हो गए। अब मैं ये कहूं आप लोगों से, इसके लिए यहां थोड़ा समझना यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उत्तम वाले सामने वाले के लिए होता है मध्यम, और उत्तम जो होता है स्वयं के लिए होता है, ये होता है अन्य व्यक्तियों के लिए। तो यह तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयुक्त होगा। लिंग कितने होते हैं? 3। तो बात करिए जैसे सह। सह का मतलब क्या होता है भाई? वह। सह का मतलब क्या होता है? वह। एक व्यक्ति के लिए वह, वह अन्य है। ठीक है, वह। 2 के लिए तऊ, और 2 से ज्यादा के लिए ते। स, तऊ, ते। अब ये सब क्या है, किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? ये सब हो रहा है पुल्लिंग के लिए। तो मैं ये कहूँ आप लोगों से थोड़ा समझने का प्रयास करना। एक होता है स्त्रीलिंग के लिए, एक होता है नपुंसकलिंग के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ वापस से, इसको यूँ समझिए आप। तो पुल्लिंग सबसे पहले कौन आया? पुल्लिंग। फिर कौन सा आया? स्त्रीलिंग। एक होता है नपुंसकलिंग। लिंग कितने हो गए? 3। देखो पहले है पुल्लिंग, फिर लिखना स्त्रीलिंग, और एक हो गया नपुंसकलिंग। लिंग कितने हो गए? 3। ठीक है, पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग के लिए क्या होता है? सह। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है? सा, और नपुंसकलिंग के लिए क्या होता है? तत्। तीनों का मतलब एक ही होता है, वह। तीनों का मतलब क्या होता है? वह। तीनों का मतलब क्या होता है भाई? वह होता है। क्या होता है? वह। तीनों का मतलब क्या होता है? वह। अब बताओ पुल्लिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम सह का करेंगे। यदि कोई वाक्य में पुल्लिंग है और कर्ता का प्रयोग करना है तो वह के लिए संस्कृत क्या बनाएंगे? सह। स्त्रीलिंग है तो क्या बनाएंगे? सा, और नपुंसकलिंग है तो क्या बनाएंगे? तत्। अगर मैं इसी की बात करूं द्विवचन में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तीनों लिंग हो गए। इसके लिए संस्कृत में बनती है स, तऊ, इसके लिए ते, और इसके लिए ते। इनका मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों। ठीक है, अगर बात करें बहुवचन की तो बहुवचन में भी पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसकलिंग। ठीक है, वही बात इसकी होती है ते, इसकी होती है ताह, और इसकी होती है तानी। इनका मतलब क्या होता है तीनों का? इन तीनों का एक ही मतलब होता है वे सब, वे सब। अब बताओ वे सब अन्य है या सामने वाला है या हम है? नहीं, अन्य है। अन्य का मतलब बताओ। अब बताओ पुल्लिंग में क्या प्रयोग करेंगे? स, तौ, ते। प्रथम पुरुष के पुल्लिंग में जिसका प्रयोग करेंगे कर्ता का, वह क्या होगा? स, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, और नपुंसकलिंग में ता, ते, तानी। क्या पढ़ाएंगे? तो इनका मतलब क्या होता है? वह, वे दोनों, वे सब। वह, वे दोनों और वह सब। अब बताओ हमारे सामने वाला व्यक्ति है वह क्या कहलाएगा? तुम। युष्मत शब्द का प्रयोग करेंगे तो तुम के लिए संस्कृत क्या बनती है? त्वम। इसमें कोई लिंग नहीं होता। बताओ त्वम के लिए तुम, तो तुम पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो यहां जो भी है तुम का मतलब तुम होता है। त्वम, युवाम, और एक होता है यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। इसका मतलब होता है त्वम का मतलब तुम। ठीक है, इसका मतलब होता है तुम दोनों। क्या होता है?
तुम दोनों, और इसकी बात करें तो क्या मतलब होता है तुम सब। इसका मतलब क्या होता है तुम सब। ठीक है, अब बताओ तुम हो गए सामने। अब हम बात करें स्वयं के लिए, और स्वयं के लिए क्या होता है अहम। अहम यानी मैं। अहम का मतलब क्या होता है मैं। आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों। आवाम का मतलब क्या होता है हम दोनों। और वयम का मतलब क्या होता है हम सब। वयम का मतलब क्या होता है हम सब। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। स्वयं के लिए उत्तम पुरुष, सामने वाले के लिए मध्यम पुरुष और अन्य के लिए प्रथम पुरुष। अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। ठीक है, बात करिए मध्यम पुरुष की। त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और युयम का मतलब होता है तुम सब। बात करें प्रथम पुरुष की, तो प्रथम पुरुष में यदि पुल्लिंग में जिसका प्रयोग करेंगे तो होगा स, तौ, ते। तीनों वचनों में हो गए, तो इनका मतलब होता है वह, वे दोनों और वे सब। अब बात करें स्त्रीलिंग के, तो सा, ते, तह। इसका मतलब होता है वह, वे दोनों और वे सब। अगर नपुंसकलिंग की बात करें तत्, ते, तानि, तो वह, वे दोनों और वे सब। बात करें यदि किसी भी पुरुष का नाम हो, किसी का भी नाम हो, आप ध्यान रखना, सामान्य बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी संज्ञा, संज्ञा का मतलब किसी का भी नाम, तो किसी का भी नाम कहेगा, हमने तो चर्चा ही नहीं करी नाम की, तो अभी तो वह आएगा, पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, नपुंसकलिंग में आएगा, जिसका भी नाम होगा। अब वो एक वचन में आए, द्विवचन में आए या बहुवचन में आए, इतना ध्यान रखना। किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम किस में आएगा, इस बॉक्स में आएगा। इस बॉक्स का मतलब किसी का भी नाम, किसी का भी नाम। किसी का भी नाम आए, प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग होगा। अब बताइए, अब हमारे सारे कर्ता आ गए इसमें, अब इसके अलावा कोई कर्ता नहीं बच रहा है। तो यूं समझिए प्रथम पुरुष के एक वचन क्या कहेगा, किसी का भी नाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में वह के लिए। ठीक है, केवल वह। वे दोनों के लिए तो, ते, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बहुवचन में ते, ता, तानी। ठीक है, और मध्यम पुरुष की बात करें तुम दोनों और तुम सब, और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब। हमें संस्कृत पता होनी चाहिए। तुम के लिए संस्कृत का प्रयोग होता है त्वम, तुम दोनों के लिए युवाम, और तुम सब के लिए युयम। स्वयं के लिए कहें अहम, दो हम दोनों के लिए आवाम, और हम सब के लिए वयम। बात करें इनकी, थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये हमारे सब क्या है कर्ता है, वाक्य में ये हमारे क्या है कर्ता। अब हमें कर्ता का पता तो लग गया, लेकिन क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, क्रिया। अब इसको कितने भागों में बांटा, 9 भागों में बांट दिया। तो हमारी जो क्रिया होती है, अब वो क्रिया भी ऐसे चलने वाली है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो कर्ता होता है, उस कर्ता में जो पुरुष व वचन होता है, वही किस में होगा, क्रिया में होगा। तो यूं समझिए, अब यहाँ कर्ता अगर प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की, द्विवचन का तो द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष का एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। उत्तम पुरुष का एक वचन है तो एक वचन, और द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। तो मैं आपको एक बात समझाऊं, कोई भी क्रिया हो तो आपको उस क्रिया को, जैसे इसी के साथ अब एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे मान लो ये क्रिया है पठ धातु, ये क्रिया पढ़ना, और पठ धातु की क्रिया में एक वचन में बनता है पठती। क्या बनता है, पठती। क्या बनता है भाई, पठती बनता है। क्या बनता है, पठती। तो यह क्रिया क्या है, पठती। क्या बन गया, पठती। एक वचन में बन गया पठती, और द्विवचन में क्या बनेगा, पठतः। क्या बनेगा, पठतः, पठतः। और बहुवचन में क्या बनेगा, पठन्ति, पठन्ति। बताइए, अब कोई भी वाक्य हो, आपको इतना सा ध्यान देना है कि स पठति, स यानी वह पढ़ता है। संस्कृत बनाएंगे, वह पढ़ता है। संस्कृत क्या बनेगी, क्यों, क्योंकि वह की संस्कृत क्या होती है, स। ठीक है, और अगर स्त्रीलिंग है तो सा, वह पढ़ती है। अब देखिए इस वाक्य में देखेंगे कि प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, वह, तो क्या बन जाएगा, स पठति। वे दोनों पढ़ते हैं तो क्या बनेगा, तो पढ़ता है। और वे दोनों पढ़ती है तो क्या बन जाएगा, ते पढ़ता है। वे सब पढ़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ते पठन्ति। और वे सब पढ़ती है तो क्या बनेगा, ते पठन्ति। ठीक है, अब हम बात करें कि यहां, अब देखिए वाक्य में देखोगे तो आपको पता लगेगा। अब देखो यहां मध्यम, तो मध्यम में इसी क्रिया को पढ़ते हैं, तो पठती, पढ़ता है, पठन्ति, और मध्य में क्या बनेगा, पटसी। क्या बनेगा, पटसी, पठथ,
और पठत। बताइए तुम पढ़ते हो तो क्या बनेगा, त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो तो क्या बनेगा, युवाम पठत। और तुम सब पढ़ते हो तो क्या बनेगा, यूयम पठत। मैं पढ़ता हूं। अब देखो एक वाक्य छोटा वाक्य होता है, वाक्य यानी एक वाक्य बनाने के लिए उसमें एक क्रिया होनी चाहिए। इन वाक्यों में देखोगे एक कर्ता है एक क्रिया है। मैं पढ़ता हूं तो पढ़ता हूं। अब देखो धातु हमारी कैसे चलती है, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती पढ़ती पढ़त पढ़त। अब बताओ 6 हो गए ना। अब हम देखेंगे उत्तम पुरुष की जो क्रिया होती है वो कैसे चलती है। तो कैसे बनती है, पटामी, क्या बनती है, पटामी, पटावे, पटावे और पटामे और पटामे। अब ध्यान दे थोड़ा सा। अब देखो कोई भी हो, मैं पढ़ता हूं क्या बनेगी, अहम पटामी। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, क्या बनेगा, आवाम पटावे। और हम सब पढ़ते हैं, क्या बनेगा, वयम पटावे। इन वाक्य में इस आपने देखा होगा, इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा है कि जो वचन जो पुरुष कर्ता का हो रहा है वही किसका हो रहा है, देखो क्रिया का हो रहा है। वही किसका हो रहा है, क्रिया का हो रहा है। इधर देखिए यहाँ जो वचन है पुरुष वह किसका हो रहा है, क्रिया का हो रहा है। इधर देखिए किसका हो रहा है, क्रिया का हो रहा है। यानी जो प्रथम पुरुष में अब हमारी धातु कैसे चलने वाली है, पठती पठता पठंती, पठती पठता पठंती पठंती। अब बताओ मध्यम पुरुष में कैसे चलने वाली है, पटसी पटथ पठत। ठीक है। यहां देखिए उत्तम पुरुष में क्या बनने वाली है, पटामी पटावे और पटामह। अब इस वाक्य में अब आप जो भी वाक्य बनाएंगे उन वाक्य में अब हमने कारक पढ़ लिया। यदि कर्म है तो कर्म में द्वितीया होगी, करण है तो करण में तृतीया होगी। जो भी हम पढ़ने वाले हैं उनके अनुसार हम प्रयोग करेंगे। अब हमें इसका भी बोध हो गया होगा कि कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग होने वाला है, क्रिया का प्रयोग होने वाला है। समझ गए। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। प्रथम पुरुष का जो कर्ता होता है, प्रथम पुरुष का जो भी कर्ता होगा वह तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। अगर तीनों लिंगों में अलग अलग चर्चा करेंगे तो प्रथम पुरुष के लिए एक वचन में क्या बनेगा, स, द्विवचन के लिए तौ और बहुवचन के लिए ते। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, सा ते ता और नपुंसकलिंग के लिए तत् ते तानि। किसी का भी नाम है प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रयुक्त होगा। अगर दो व्यक्ति हैं तो द्विवचन में और दो से ज्यादा है तो बहुवचन में। उन्हीं के अनुसार क्या चलेगी क्रिया। अब ऐसे मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में जो करता है तुम दोनों और तुम सब, तो त्वम युवाम युयम, तो वैसे क्या बनेगी क्रिया, पठसी पठता पठत। अगर हम बात करें उत्तम पुरुष की तो उत्तम पुरुष में क्या बनता है, अहम अवाम वयम। तो अहम के लिए मैं, हम दोनों और हम सब, क्रिया भी ऐसी चलेगी, क्या, पटामी पटावह पटामह। अब हम बात करते हैं, ये लोग तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, इसको आपने लिख लिया होगा और आपने देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ उदाहरण, आप लोग उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे संस्कृत हम बनाते हैं, एक सामान्य बात हो रही है, यदि वाक्य जो होता है हमारा, जो वाक्य होता है उस वाक्य में यदि कर्ता है और एक क्रिया है, दो चीज होगी, छोटे छोटे वाक्यों की बात कर रहे हैं। यदि उनके आगे कई बार हमारे सामने होता है, क्या होता है, इसके लिए हम संस्कृत में अगर चाहें तो अस धातु का प्रयोग कर सकते हैं। किस धातु का प्रयोग करेंगे, अस धातु का। एक धातु है जिसका नाम है अस धातु। धातु का नाम क्या है, अस। धातु का नाम क्या है, अस। और अस का मतलब होता है होना। अस का मतलब क्या होता है, होना। अस धातु का मतलब क्या होता है, होना। ठीक है। जैसे हम धातु के आगे हम जैसे वाक्य पढ़ेंगे तो उसके आगे क्या लिखा होता है, कई बार है, और इस है के लिए एक वचन का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा, अस्ति। जो अस धातु है वो एक वचन में कैसे चलती है, ऐसे, और द्विवचन में अस्ति स्तय और बहुवचन में संति, ऐसे चलती है। द्विवचन की बात करेंगे तो स्तय और बहुवचन की बात करेंगे तो संति। अस्ति स्तय संति, इसका मतलब होता है। तो कहने का मतलब जैसे वह है, ऐसे आता ना किसी वाक्य में आएगा तो हमें एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, अस्ति, द्विवचन के लिए स्तय और बहुवचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, संति। थोड़ा समझने का प्रयास करना। यदि किसी वाक्य में जैसे वह फल है, वह फल है, अब फल के आगे क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, तो बताओ, है के लिए एक वचन है, एक फल है तो अस्ति, और दो है तो स्तय, और बहुवचन है तो संति। इनका भी हम लोग वाक्य में सामान्यतः प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इनका भी प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़े अनुवाद की ओर, और अनुवाद की ओर चर्चा करें तो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हम सामान्य सामान्य वाक्यों की चर्चा करते हैं। मैं एक तरफ हिंदी में लिखता हूं, आप लोग उनकी क्या बनाएंगे, संस्कृत बनाएंगे। ठीक है। जैसे वह खाता है, वह सॉरी ऊपर क्या लिखा है, पहले मैंने संस्कृत बना दी, तो समझना, वह खाता है,
वह 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 पढ़ती वह वह पढ़ती है, ठीक है, वह फल है। पहले हम बात कर रहे हैं इस वाक्य में, देखो भाई, एक कर्ता है एक क्रिया है। एक कर्ता है और एक क्या है, क्रिया। जो पुरुष जो वचन कर्ता का होगा वही पुरुष वही वचन किसका होगा, क्रिया का होगा। तो बताइए वह जो शब्द लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूं, जैसे वह खाता है, ठीक है। यहां देखो वह जो है कौन से पुरुष का है, प्रथम पुरुष का, और क्या है, एक वचन। तो हम लोग जो संस्कृत में जिसका प्रयोग करने वाले हैं तो प्रथम पुरुष का एक वचन बनाएंगे और संस्कृत में लिखेंगे तो वह की संस्कृत क्या होती है, सह। क्या होती है भाई, सह होती है। अब देखिए हमने यही पढ़ा है, जो कर्ता होगा उस कर्ता के अनुसार कौन चलती है, क्रिया चलती है। कर्ता के अनुसार क्या चलती है, क्रिया। बताओ तो क्रिया भी कौन सी आएगी, प्रथम पुरुष की एक वचन वाली। धातु है खाद, और खाद धातु की बात करें तो खाना है, खाता है, खाता है के लिए खाद धातु का प्रयोग करेगा तो शब्द क्या बन जाएगा, सह खादती। क्या बन जाएगा भाई, सह खादती, ठीक है। सह खादती, वह खाता है, इससे संस्कृत क्या बनी, वह खाता है। मैं दोबारा लिखता हूं इसको, एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करें। बताओ क्या बनेगी संस्कृत, इसकी बनेगी सह खादती, सह खादती। बताओ क्यों, क्योंकि यहां देखिए यहां क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन, और यह भी क्या होगी, प्रथम पुरुष की एक वचन की, ठीक है। बात करें वह पढ़ती है, अब पढ़ती है, पढ़ता है नहीं, पढ़ती है, इसका मतलब कौन है, स्त्री है। कौन है भाई, स्त्री है। तो स्त्रीलिंग में सह के लिए वह के लिए क्या प्रयोग पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था सा। क्या पढ़ा था, सा। क्या करती है, पढ़ती है, तो पट धातु है और एक वचन में रूप चलता है पठती। क्यों, क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। वह फल है, बताओ वह क्या है, फल है। अब वह स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग भी नहीं है और नपुंसकलिंग भी नहीं है, यानी लिंग की बात करें तो अन्य लिंग है, अन्य के मतलब नपुंसकलिंग है। तो बताओ वह के लिए संस्कृत में इसका प्रयोग किया था, वो तो क्या था, तत्व, और शब्द है फल। तो फल शब्द की बात करें तो फल शब्द कैसे चलता है, फलम फले फलानी। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में फल शब्द कैसे चलेगा, फल। तो बताओ क्या है, फल क्या है, क्रिया है क्या, नहीं, यह क्या एक संज्ञा है। तो क्या प्रयोग होगा, सह की तरह, वैसे यहाँ क्या आएगा, तत् फलम। अगर इसी वाक्य को आगे है को भी प्रयोग करना चाहे तो है के लिए अभी हमने चर्चा करी थी, क्या बनेगा, अस्ति, तत्फलम अस्ति। क्या बनेगा, तत्फलम अस्ति, वह फल है। बताओ क्यों, प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। अगर एक वचन नहीं हो और द्विवचन हो, किसी वाक्य में क्या हो, द्विवचन हो, तो मैं द्विवचन के वाक्य लिखता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे वे दोनों गाते हैं, वे दोनों नाचती है, वे दोनों नाचती है, वे दोनों पुस्तकें हैं, ठीक है। इसी के साथ उत्तम पुरुष के वाक्य भी लिख देते हैं। वे सब लिखते हैं, वे सब लिखते हैं, वे सब पढ़ती हैं, क्या है, वे सब पढ़ती हैं, वे सब पढ़ती हैं। सॉरी, एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करना। वे सब पढ़ती है, ठीक है। आगे चलिए। हाँ, वे सब कलम
वे सब कलम हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष की हमने चर्चा करी। अब थोड़ा ध्यान दे कि यहां हमने जो चर्चा करी है वे दोनों गाते हैं। वे दोनों क्या करते हैं? गाते हैं। अब बताओ, दो है, एक है, दो है, वाक्य में दिखाई दे रहा होगा वे दोनों गाते हैं। तो वे दोनों गाते हैं तो इसका मतलब वे दोनों के लिए संस्कृत में इसका प्रयोग क्या किया? प्रथम पुरुष का द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो बताओ संस्कृत में इसका क्या बनेगा? तौ। क्या बनेगा? तौ। अब तौ बनेगा तो इसी के अनुसार क्या है? क्रिया गाना। गाना जो क्रिया है उस क्रिया में भी प्रथम पुरुष का क्या आएगा? द्विवचन आएगा। तो गायती गायत है, तौ गायत है। क्या बन जाएगा? तौ गायत है। ठीक है, क्योंकि प्रथम पुरुष का नहीं, यहाँ मध्यम पुरुष का एक वचन है, और सॉरी प्रथम पुरुष का द्विवचन है, यहाँ पर भी प्रथम पुरुष का द्विवचन आएगा। वे दोनों नाचती है। वे दोनों क्या करती है? नाचती है। बताओ वाक्य में नाचता है या नाचती है? नाचती है। इसका मतलब स्त्री है और इसलिए वे दोनों की संस्कृत क्या होती है? ते। क्या होती है? ते। और नाचने की जो नृत्य धातु है, नृत्य धातु है, नृत्य धातु से रूप चलते हैं नृत्यति, नृत्यते, नृत्यंती। रूप क्या बनेगा? नृत्यते है, नृत्यते है, नृत्यते है। वे दोनों क्या करती हैं? नृत्यते यानी नाचती है। बताओ वे दोनों पुस्तकें हैं। वे दोनों क्या है? पुस्तकें। पुस्तकें है ना, एक पुस्तक नहीं, वे दोनों हमें ऐसा महसूस हो रहा है वे सामने जो रखी हुई है वो सब क्या है? वे सब दोनों या वे दोनों क्या है? पुस्तकें हैं। तो वे दोनों के लिए क्या होती है? तत्ते तानी। तो द्विवचन में क्या बनेगा? ते। और क्रिया यानी जो क्रिया या जो वाक्य में जो शब्द है उस शब्द का भी क्या बनेगा? द्विवचन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? द्विवचन। तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। तो द्विवचन में पुस्तक का क्या बनता है? पुस्तके ते, पुस्तके है। अब दो अस धातु है, दो है ना, तो अभी हमने पढ़ा था एक के लिए स्ती, दो के लिए स्त और बहुवचन के लिए संति। तो बताओ क्या बन जाएगा? स्त है। ठीक है, बात करें इसकी, वे सब लिखते हैं। तो वे सब लिखते हैं, तो बताओ वे सब के लिए क्या आएगा? अब वे सब के लिए लिखते हैं, पुल्लिंग वाले शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वे सब के लिए आता है स तौ ते, है ना। और यहाँ प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो यहाँ भी प्रथम पुरुष की क्या आएगी? बहुवचन। तो क्या बनेगा? लिखती, लिखता, लिखंती। क्या बनेगा? लिखंती। ठीक है, यहाँ देखिए वे सब पढ़ती है, इसका मतलब बहुवचन में स्त्रीलिंग है। तो बताओ क्या बनेगा? सा ते ता। क्या बनेगा? ता। और धातु कौन सी है? पठंती। ताहा पठंती, पढ़ती है। एक बार थोड़ा ध्यान दे, सब क्या करती है? पढ़ती है। क्या हो रहा है भाई? क्यों घटापिटी हो रही है? वे सब क्या करती है? पढ़ती है। तो ता पठंती। अब देखिए वे सब कलम है। वे सब क्या है? कलम। वे सब क्या है? कलम। अब कलम जो शब्द है वे सब है, और वे सब के लिए बात करें तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में नपुंसकलिंग वाले शब्दों के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तत् ते तानी। किसका प्रयोग किया गया है बहुवचन में? तानी। तो क्या बनेगा? तानी। अब दो कलम शब्द हैं वो भी तानी होंगे, यानी प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। तो बताइए कलम मम जो शब्द है कलम, कलम, तो कलम में क्या बनेगा? कलमम, कलमे, कलमानी। क्या बन जाएगा? तानी कलमानी संति। तानी कलमानी संति। वे सब क्या है? कलम है। बताओ यहाँ देखिए, यहाँ हमने किसका प्रयोग किया? प्रथम पुरुष के बहुवचन का। तो यहाँ पर भी कौन आएगा? प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब बताओ एक है, दो है, दो से ज्यादा है, इसलिए हमने अस धातु के इसका प्रयोग किया है संति। तो बताओ क्या बन गया? तानि कलमानि संति। ठीक है, अब यहाँ चर्चा हो गई सामान्य वाक्यों की, हमने बात करी। अब तक समझा होगा आप लोगों ने कि यदि प्रथम पुरुष का एक वचन, यहाँ देखो प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, यहाँ पे भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही होगा, कर्ता भी होगा, वो क्रिया में होगा। प्रथम पुरुष का यदि द्विवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन वाली है, और प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन वाली होगी। ऐसे ही यदि हम बात करें मध्यम पुरुष की, ऐसे ही हम बात करें उत्तम पुरुष की, तो उनमें भी ऐसा ही होगा। जैसे तुम खाते हैं, तुम खाते हो। ठीक है, तुम दोनों लिखते हो। तुम सब हंसते हो। तुम सब क्या करते हो? हंसते हो। देखिए इन सब वाक्य में एक तो हमें दिखाई दे रहा है मध्यम पुरुष और एक हमें दिखाई दे रही है क्रिया।
तो तुम के लिए संस्कृत का प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग किया गया? तुम। क्या लिखा गया है? तुम। अब देखो तुम प्रथम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है? मध्यम पुरुष का है। मध्यम पुरुष का क्या है? एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन की आएगी। तो बताओ क्या बनेगा? त्वम। अब खाद तो खादती, खादता, खादंती, खादसी, खादता, खादत, तो क्रिया क्या बनेगी? खादसी। त्वम खादसी। ठीक है। यदि बात करें लिखने की तो बताओ यहां पर भी क्या हो? तुम दोनों, तो ये सब ये एक वचन था, यहां क्या है? मध्यम पुरुष का द्विवचन। जो करता होगा वही क्या होगी? क्रिया होगी। तो बताओ मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो त्वम के बाद में क्या आता है? त्वम युवाम। तो यहां देखो युवाम। अब देखो क्या धातु है? लिखे। तो लिख धातु की बात करें तो मध्यम पुरुष की द्विवचन वाली धातु आएगी, तो लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, तो लिखत क्या बन जाएगा? तुम लिखत। ठीक है। बात करें हंसने की तो यहां सब क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, बहुत सारे है ना, तो बहुत सारे तुम सब हंसते हैं। तो तुम सब की संस्कृत क्या होती है? यूयम। त्वम युवाम यूयम, तो क्या बन जाएगा? यूयम। अब जो क्रिया होगी वो भी इसके अनुसार ही चलेगी। धातु है हस, हस्ती, हंसता, संति, हंसी, हसत, हसत, तो क्या बन जाएगा? हसत। ठीक है, समझ गए होंगे। मध्यम पुरुष का एक वचन तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन की, मध्यम पुरुष का द्विवचन तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के द्विवचन की, और मध्यम पुरुष का बहुवचन तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन की। अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की। मैं खाता हूं, हम दोनों गाते हैं, हम सब नाचते हैं। अब देखिए वाक्य में वही प्रक्रिया है, जो वाक्य में कर्ता होगा उसी कर्ता के अनुसार क्या चलेगी? क्रिया। तो वाक्य देखिए मैं, और मैं के लिए संस्कृत क्या बनती है? अहम। क्या बनती है भाई? अहम। अब उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी क्या आएगी? उत्तम पुरुष की। और खाना जो है खाद धातु से चलता है, तो खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खादावह, खादामः, तो बताओ क्या बनेगा? अहम, अहम खादामी, क्योंकि उत्तम पुरुष का क्या है? एक वचन है। हम दोनों गाते हैं, हम दोनों उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी क्या आएगी? उत्तम पुरुष के द्विवचन वाली आएगी। तो क्या बनेगा? हम के लिए, हम दोनों के लिए आवाम, आवाम, क्या बनेगा? आवाम, आवाम। अब दो मध्यम पुरुष है या प्रथम पुरुष है या उत्तम पुरुष है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का क्या है? द्विवचन है, तो क्रिया भी क्या आएगी? उत्तम पुरुष के द्विवचन वाली। तो क्या बनेगा? आवाम। गाना है तो गा धातु है, तो गायती, गायत, गायंती, गायसी, गायत, गायत, गायामी, गायावह, गायामः, तो गायसी, गायामी, गायावह, तो क्या बनेगा? गायामी, गायावह। ठीक है। अब बात करें अब उत्तम पुरुष की, तो याद देखो उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? उत्तम पुरुष के एक वचन वाली। हम सब के लिए क्या होती है? वयम। क्या बनेगा? वयम। ठीक है। अब नाचते हैं, नृत्य धातु है। अब बताओ उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी? उत्तम पुरुष के बहुवचन वाली प्रयुक्त होगी। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या बनेगी? नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती, नृत्यशी, नृत्यतः, नृत्यत, नृत्यामी, नृत्यावह, नृत्यामः, क्या बनेगा? नृत्यामः। क्या बनेगा? नृत्यामः। समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये हुआ, हमने जो अभी चर्चा की थी कि जो कर्ता होता है उस कर्ता का जो पुरुष व वचन होता है वही किसका होता है? क्रिया का होता है। इसके बारे में हमने अभी विस्तार से चर्चा भी कर ली है। ठीक है। अब हम थोड़ा विशेष नियम पढ़ते हैं। एक नियम है विशेष। विशेष लगाकर ये लिखे। ठीक है। नियम नंबर 1 जो भी है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और अन्य किसी भी पुरुष के कर्ता हो, मैं थोड़ा समझने का प्रयास करना कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और सारे कर्ता च से जुड़े हो, च का मतलब होता है और से जुड़े हो, तो क्रिया उत्तम पुरुष के कर्ता के अनुसार वह सभी के योग से होगी। नहीं समझे होंगे, मैं लिख के देता हूं। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक करता हूं
करता हूं और च से जुड़े हों, किससे, च से जुड़े हो तो। अब बताओ क्रिया कौन सी होगी, एक से अधिक कर्ता है, कर्ता प्रथम पुरुष का भी आ गया मान लो, और कर्ता मध्यम पुरुष का भी आ गया, और यूं समझिए कर्ता उत्तम पुरुष का भी आ गया। अब एक से अधिक कर्ता हो तो क्रिया कैसी होगी, अगर मान लो प्रथम पुरुष के ही कर्ता है, प्रथम पुरुष का तीनों कर्ता आ गए तो बहुवचन हो गया, तो बहुवचन हो गया तो प्रथम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग कर लेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, यानी किसी भी पुरुष के हो और च से जुड़े हो तो अब मैं कह रहा हूं, फिर से रिपीट करूं, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, यानी एक से अधिक जो भी करता हो, एक से अधिक किसी भी पुरुष के करता हो, एक से अधिक ऐसे और जोड़ देते हैं, एक से अधिक किसी भी पुरुष के करता हो और च के या चेस के द्वारा जुड़े हो, जैसे जुड़े हो तो क्रिया सभी कर्ताओं के योग से होगी तथा उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। फिर से ध्यान दें एक बार, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हूं और सभी पुरुषों के करता हूं, मान लो प्रथम पुरुष का भी हो, मध्यम पुरुष का भी हो और उत्तम पुरुष का भी हो, तो क्रिया कौन सी होगी, तो क्रिया सभी कर्ताओं के योग के अनुसार होगी, और उत्तम पुरुष का है कर्ता तो उत्तम की होगी, अगर मध्यम और प्रथम का तो मध्यम के अनुसार होगी। ठीक है, अब थोड़ा इस उदाहरण करेंगे तब, या उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे तब समझेंगे आप लोग। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, राम तुम और मैं खेलते हैं। वाक्य थोड़ा बड़ा हो गया, पहले सामान्य वाक्य पढ़े थे, अब थोड़े बड़े वाक्य हो गए। इस वाक्य को देखना, राम तुम और मैं, बताओ इस वाक्य में तीनों पुरुष के कर्ता होंगे। बताओ राम तो किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, ये किसका है, मध्यम पुरुष का है, और ये किसका है, और से जुड़े है ना च, और ये किसका है, उत्तम पुरुष का है। अब यह हम समस्या हो गई कि अब हम किसको क्रिया में कौन सा पुरुष शामिल करें, तो यह वाक्य लिखा गया है। हमने यही चर्चा की है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और च से जुड़े हो तो उत्तम पुरुष के कर्ता के अनुसार क्रिया होगी और सभी के योग से होगी। यदि वाक्य में उत्तम पुरुष का करता है तो बताओ, अब तो एक दो तीन व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं। तो थोड़ा समझना, देखो अब हम क्या करेंगे, राम की संस्कृत लिखेंगे तो क्या बनेगा, राम है, क्या बनेगा, त्वम, राम है त्वम, और आगे क्या है, मैं अहम। इनके लिए बोध कर लेंगे च का, राम त्वम अहम च। अब बताओ, राम भी हो गया, तुम भी हो गए, हम भी हो गए, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब क्रिया किसके लगाएं, तो हमें क्रिया क्या करनी पड़ेगी, उत्तम पुरुष की लगानी है। किसकी लगानी है भाई, उत्तम पुरुष की लगानी है, और जो क्रिया सभी कर्ताओं के योग से होगी। सभी कर्ताओं के किससे होगी, योग से। बताओ राम तुम और हम तीन हो गए ना, तो क्रिया भी क्या होगी, तीन, तो तीन के लिए क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग होता है, तो क्या बन जाएगा। अब बताओ शब्द क्या लिखा है, खेलते हैं। अब हमारा जो क्रिया है वो खेलना है, तो धातु कौन से, क्रीड, तो क्या रूप बनता है, क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती, ये तो हो गया प्रथम पुरुष। क्रीडसी, क्रीडत है, क्रीडत, ये हो गया मध्य पुरुष। अब हम बात करें उत्तम पुरुष की, तो क्रीडामि, क्रीडावह, क्रीडामय, तीन है ना, तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, क्रीडामय। क्या बनेगा भाई, क्रीडामय। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जो नियम लिखा उसमें ये लिखा है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक किसी भी पुरुष के कर्ता हो और च से जुड़े हो तो क्रिया सभी कर्ताओं के योग से होगी तथा उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। यदि वाक्य में उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी किसकी होगी, उत्तम पुरुष की होगी। तो जैसे क्या बन गया, राम त्वम अहम च क्रीडा में। थोड़ा आगे अन्य उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे लता, रमा और
और सीता सीता गाती है। अब इस वाक्य में देखो, इस वाक्य को समझने से पहले एक लाइन लिख लो आप। यदि यदि एक से अधिक, यदि तीनों करता, यदि तीनों करता, यदि करता एक से अधिक हो, एक से क्या हो, अधिक हो, और एक ही पुरुष के हो, एक ही पुरुष के हो तो क्रिया सभी कर्ताओं के योग के अनुसार होगी, योग के अनुसार होगी। ठीक है, यानी अब देखो इस वाक्य में यदि कर्ता एक से अधिक हो और एक ही पुरुष के हो तो क्रिया सभी कर्ताओं के योग के अनुसार होगी। यहां वाक्य देखो, लता, रमा और सीता तीनों एक ही हैं, प्रथम पुरुष की है तीनों, लता भी, सीता भी और रमा, तीनों किसकी है, प्रथम पुरुष की है। बताओ ये किसकी है, प्रथम पुरुष, ये भी किसकी है, प्रथम पुरुष। ठीक है, और ये भी किसकी है, प्रथम पुरुष। अब तीनों एक की होगी ना, तो क्रिया भी किनकी होगी, तीनों के योग के अनुसार इनकी होगी ना। तो बात करें तो लता की संस्कृति होती है, लता क्या है, रमा, और क्या है, सीता, च। अब बताओ 1 2 3 होगी ना, तो तीनों में क्या लिखेंगे, लता, रमा, सीता, च। अब क्या करती है, गाती है, तो गायती, गायते, गायंती, क्या बन जाएगा, गायंती। ठीक है, समझ गए। अगर मैं ये कहूं कि यदि किसी वाक्य में एक ही कर्ता के तीनों पुरुष हो, यानी कर्ता तीनों पुरुष के, तो उत्तम पुरुष लगाना है। सामान्य फिर वापस रिपीट करता हूं, यदि किसी वाक्य में तीनों एक ही कर्ता की पुरुष हो तो क्रिया उनके योग के अनुसार होगी। अब वाक्य लिखना, थोड़ा सा एक वाक्य फिर लिखता हूं। यदि वाक्य में कर्ता प्रथम पुरुष व मध्यम पुरुष का हो तो क्रिया सभी कर्ताओं के योग से मध्यम पुरुष की होगी, बताओ कैसे, कि यदि वाक्य में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष ही हो तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी और उनके योग से होगी। जैसे राम, कृष्ण और तुम लिखते हो, बताओ राम, कृष्ण और तुम। अब बताओ इसमें प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष है वाक्य में, देखो राम प्रथम पुरुष का हो गया और तुम हो गया मध्यम पुरुष का, तो क्रिया क्या होगी, इन तीनों की योग की होगी, लेकिन किसकी होगी, मध्यम पुरुष की होगी। बताओ ये दोनों प्रथम पुरुष के हैं, ठीक है दोनों, और यह क्या है, मध्यम पुरुष का, तो क्रिया किसके अनुसार होगी, इसके अनुसार, क्योंकि सबके योग से होगी। तो राम की संस्कृत क्या बनेगी, राम है, कृष्ण है, ठीक है, और त्वम च। अब बताओ कितने हो गए, 1 2 3, तो बताओ एक तीनों का योग तो होगा, लेकिन क्रिया किसके अनुसार होगी, मध्यम पुरुष की। यदि वाक्य में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष हो तो मध्यम पुरुष के अनुसार, यदि वाक्य में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो तो उत्तम पुरुष के अनुसार। बताओ क्या बनेगा, राम, कृष्ण, त्वम च 3 हो गए ना, तो क्या बनेगा, लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, तो क्या बन जाएगा, लिखत। ठीक है, इसी वाक्य को और लिखता हूं मैं, जैसे तुम, जैसे हरि और तुम सब पढ़ते हो। अब बताओ वाक्य में कितने हैं, वही प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना तुम सब, तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो बताओ हरि की संस्कृत क्या बनेगी, हरि। अब बताओ तुम सब के लिए संस्कृत में प्रयोग करते हैं, त्वम, युवम, युयम, तो युयम के लिए क्या होगा, हरि, युयम, च। अब बहुत सारी हो गई ना, तो क्या बनेगा, पटसी, पटता, पटत,
क्या बन जाएगा? पठत। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो इसके अनुसार होगी और यहाँ सब बहुत सारे लोगों का योग है, इसलिए क्या बनेगा? पठत। तो यहाँ याद ध्यान रखना है कि यदि किसी वाक्य में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष हो तो क्रिया मध्यम पुरुष के अनुसार सभी के योग के अनुसार, यदि प्रथम पुरुष ही हो तो प्रथम पुरुष के सभी कर्ताओं के योग के अनुसार, यदि किसी वाक्य में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो तो उत्तम पुरुष के अनुसार। अब आगे ध्यान देना, वाक्य में क्या हो? यदि कर्ता मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष का हो तो क्रिया किसकी होगी भाई? क्रिया उत्तम पुरुष की होगी, सभी के योग के अनुसार होगी। ठीक है, जैसे तुम और मैं गाते हैं, बताओ कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, दोनों का योग होगा, लेकिन तुम किसका है? मध्यम पुरुष का, और मैं किसका है? उत्तम पुरुष का। तो क्रिया किसके अनुसार होगी? उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। तो तुम के लिए संस्कृत क्या लिखी गई है? त्वम अहम च। 2 व्यक्ति है ना, तुम और मैं 2 ही है, दोनों का योग होगा। तो बताओ अहम तो गायती गायत गायंती, गाय से गायत गायत, गायामी गायावै गायामै, तो 2 ही है ना, तो क्या आएगा? अहम गायावै गायावै। ठीक है, यदि वाक्य में 3 व्यक्ति होते, तुम मैं और दोबारा लिखता हूं, तुम और हम दोनों जाते हैं। बताओ कितने व्यक्ति हो गए? तुम 1 है और हम दोनों 3 हो गए ना, तो बहुवचन हो गया। लेकिन हम क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? उत्तम पुरुष के अनुसार करेंगे, क्योंकि उत्तम पुरुष तय किया ना वाक्य में। तो तुम की संस्कृत क्या होती है? त्वम अहम। अब अहम का मतलब होता है 1 के लिए, आवाम हम दोनों के लिए, और हम सब होता है वयम। तो बताओ 2 व्यक्ति हैं, तो बताओ क्या बनेगा? 2 व्यक्तियों के लिए क्या आएगा? अहम आवाम वयम। तो बताओ क्या बन जाएगा? त्वम आवाम छ। अब देखिए तुम और आवाम, अब इसके अनुसार क्या लगाएंगे? कितने व्यक्ति हो गए? 3, तो क्या जाते हैं, तो धातु कौन सी है? गम का मतलब होता है जाना, तो गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छावै गच्छामै, तो क्या बन जाएगा? गच्छामै। समझ गए होंगे? कहने का मतलब ये हुआ, यदि किसी वाक्य में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष हो तो क्रिया मध्यम पुरुष के अनुसार, यदि किसी वाक्य में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। लेकिन क्रिया का क्या होगा? योग होगा। फिर एक बार रिपीट करता हूं, यदि वाक्य में क्या हो? प्रथम पुरुष भी हो, ठीक, वापिस करता हूं, मध्यम पुरुष भी हो या मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष हो। यदि वाक्य में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या करता हो, तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। किसकी होगी? उत्तम पुरुष की होगी। ठीक है, जैसे राम, तुम और हम सब गाते हैं। बताओ ये तो कौन सा है? राम तो प्रथम पुरुष, तुम क्या है? मध्यम पुरुष, और हम सब क्या है? उत्तम पुरुष। तो क्रिया का योग होगा और सबके अनुसार ही होगी, लेकिन उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। बताओ क्या होगा वाक्य में? राम, त्वम, अहम, च। अब बताओ गाना, गायते गायत गायंती, गाय से गायत गायत, गायामी गायावह गायामै, तो क्या बन जाएगा? गायामै। समझ गए होंगे? बताओ उत्तम पुरुष के अनुसार होगी, लेकिन सभी के किससे होगी? योग से होगी। अब हमने आप लोगों ने समझा है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और अन्य अन्य पुरुषों के होते हैं तो पहले उत्तम पुरुष के अनुसार योग के अनुसार क्रिया होगी, फिर मध्यम पुरुष के अनुसार होगी, और यदि प्रथम पुरुष के हैं तो उनके योग के अनुसार ही क्रिया होगी। हमने सामान्य नियम समझा, कर्ता और क्रिया के बारे में चर्चा करी है। इसके अलावा जो विशेष बातें हैं अन्य अनुवाद से संबंधित, उसके बारे में हम आगामी जो क्लास है उसमें करेंगे, फिर कुछ संशोधन के हमारे चर्चा करेंगे।